कल हम लोग कर रहे थे आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की थी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग जान रहे थे कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। एल्केन के हमने नंबर ऑफ आइसोमर्स कर लिए थे। देन आफ्टर हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कर रहे थे, उसमें केवल दो टाइप रह गए। पहले हम लोग वो डिस्कशन करेंगे, इसके बाद आज हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो करते हैं मेटामेरिज्म। है ना, मेटामेरिज्म। अब देखिए मेटामेरिज्म क्या होती है। मेटा का एक्चुअली में नाम होता है, मेटा मीन्स होता है मिडिल। ठीक है, मेटा जनरली मीन्स होता है मिडिल, बीच में। दूसरी वाली बात ध्यान रखिएगा, इस मेटा में क्या होता है कि कुछ हेट्रो एटम्स होते हैं। हेट्रो एटम्स जानते हो आप लोग, जो कार्बन से अलावा होते हैं उनको हम लोग हेट्रो एटम बोलते हैं। कुछ हेट्रो एटम्स होते हैं लाइक एज दी ऑक्सीजन, लाइक एज दी सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो जो हेट्रो एटम होते हैं वो कार्बन के एक उसमें, मतलब एक स्ट्रक्चर में आपको मिडिल में आया हुआ नजर आएगा हेट्रो एटम। एक क्या होगा, टर्मिनल के बाद आएगा, और एक बिल्कुल मिडिल में होगा, उसको बोलते हैं हम लोग मेटामेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे किसी एग्जाम में ये एक एंड से जुड़े हुए हैं दोनों। अब आप लोग देखिए तो आपको पता लगेगा कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, जनरली कार्बन है, कार्बन 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 के एक बीच में मिडिल में आ चुका है, एक टर्मिनल के बाद आया हुआ है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को, मैरिज्म मीन्स जानते हो आप लोग, फॉर्म होती है। मैरिज्म मीन्स फॉर्म होती है, मतलब एक मिडिल में आएगी और एक टर्मिनल के बाद आएगी। कौन क्या आएगा, बेसिकली हेट्रो एटम। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेटामेरिज्म। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल सल्फर है हमारे पास, है ना। अब आप देखिए इन दोनों में आइसोमर्स में क्या डिफरेंट है। डिफरेंस इनमें दोनों में ये है कि एक तो टर्मिनल के बाद आ रहा है, एक टर्मिनल के बिल्कुल, मतलब मॉलिक्यूल्स के बिल्कुल मिडिल में आ रहा है। तो इस तरीके के जब हेट्रो एटम्स होते हैं वो मिडिल में और टर्मिनल के बाद आए, ऐसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का ले लेते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैं आइडिया और दूं आपको कि इसकी बाईवेलेंट एटम होते हैं। ये बाईवेलेंट एटम, बाईवेलेंट एटम मतलब ये दो साइड से जुड़ सके। जैसे आप देख रहे हो ऑक्सीजन जो है बाईवेलेंट है, मतलब इधर से भी जुड़ रहा है, इधर से भी जुड़ रहा है। लाइक दिस सल्फर भी बाईवेलेंट है, इधर से भी जुड़ रहा है, इधर से भी जुड़ रहा है। तो ये बाईवेलेंट एटम होते हैं, जो एक मिडिल में आता है और टर्मिनल के बाद आता है। ऐसी फॉर्म को हम लोग मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरी तरफ बात करें, तो जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है। अब आप कहेंगे सर ये तो ट्राईवेलेंट है। नहीं, ये ट्राईवेलेंट नहीं है, ये बाई दो साइटों से जुड़ा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि इसको भी हम मेटामेरिज्म के नाम से ही जानते हैं। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मेटामेरिज्म। यानी कि यहां पर C4 आए हुए हैं, आप देख रहे हो 1 2 3 एंड 4। यहां पर भी C4 आए हैं, मतलब कंडीशन पहली तो वही रहेगी कि मॉलिक्यूलर मास इनका सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बट कुछ हेट्रो एटम्स होते हैं जो एक मिडिल में आ जाते हैं, टर्मिनल के बाद आते हैं। तो ऐसे वाली आइसोमेरिज्म को हम लोग मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंटों को लगता है ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, बट दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर मेटामेरिज्म।
तो चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं, टोटोमेरेज। टोटोमेरेज, और ये टोटोमेरिज्म अपनी ये लास्ट वाली है स्ट्रक्चरल में, टोटोमेरिज। अब देखिए टोटोमेरिज्म, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय द टोटोमेरिज। टोटो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। टोटोमेरिज्म, मैरिज्म का मतलब होता है, ध्यान रखना, फॉर्म। मैरिज्म का मतलब होता है फॉर्म, और टोटो का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, आजकल इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इस टोटोमेरिज्म को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, नीट के लिए और आईआईटी जेईई दोनों के ही लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये पता लग गई कि टोटोमेरिज्म का जो वर्ड का नाम है वो है इक्विलिब्रियम फॉर्म। अब इक्विलिब्रियम फॉर्म तो पता लग गई, इसमें क्या होता है, कंटेंट कई दफा ज्यादा होता है एक की, जैसे अगर हम बात करें कीटो इनॉल फॉर्म बनेंगी इसमें, तो एक का कंटेंट जो होता है वो हो सकता है किसी कारण बस ज्यादा हो, एक का कंटेंट कम हो। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो टोटोमेरिज्म है वो किस में और कहां पे पाई जाएगी, सबसे पहला वर्ड, क्योंकि ये आपको पता लग गई कि एक फॉर्म होती है जो कि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्टेंस पे रहती होगी, उसमें इक्विलिब्रियम जब निकल जाता होगा तो एक की ज्यादा फॉर्म बनती होगी, एक की कम बनती होगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये कहां पे पाई जाती होगी, तो ध्यान रखना ये पूरी केमिस्ट्री के अंदर ओनली 2 फंक्शनल ग्रुप में पाई जाती है, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं आप लोग, और दूसरी वाली बात है नाइट्रो को तो प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये कहां पे पाई जाती है, तो ये अल्फा कार्बोनाइल कंपाउंड्स या फिर अल्फा नाइट्रो कंपाउंड्स में पाई जाती है। ध्यान रखना ये 2 जगह पाई जाती है पूरी केमिस्ट्री के अंदर, अल्फा कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब हम बोलते हैं सीओ ग्रुप को, लेकिन कार्बोनाइल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आता है, बट उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, केवल और केवल 2 चीजों को, 2 फंक्शनल ग्रुप को यहां पर कंसीडर किया जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप और एक को बोलते हैं हम लोग कीटोन ग्रुप। मतलब कार्बोनाइल तो और भी हो सकते हैं जिसमें सीओ ग्रुप आए, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कार्बोनाइल बोलते हैं, ईस्टर को भी कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं बेसिकली वो। बट यहां पे जो बात करेंगे टोटोमेरिज्म के अंदर वो 2 फंक्शनल ग्रुप में ही बात करेंगे। पहला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। और लेकिन जो पहली सबसे बड़ी इसकी कंडीशन है वो है अल्फा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे है ना। और आप एक और चीज कह सकते हो इसके बारे में कि शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की जहां पर शिफ्टिंग होती है उसको भी हम बेसिकली टोटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसी में अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे पूछूं क्या इसमें टोटोमेरिज्म हो जाएगी, ये एल्डिहाइड तो है, अब ये हाइड्रोजन भी है, बट अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं है। ध्यान रखना अल्फा कार्बोनाइल, मतलब मैं ऐसे कहूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनाइल कंपाउंड्स होना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पर कोई भी अल्फा नहीं है, इसलिए यहां ये वैलिड नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि क्या यहां पर वैलिड होगा, मतलब क्या यहां पर टोटोमेरिज्म होगी। ध्यान रखना जब एटम शिफ्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म, जहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब यहां पर एटम शिफ्ट होगा तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बगल वाला जो है वो अल्फा है।
अब ये अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि यहां पर टोटोमेरिज्म होगी। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि CH, तो यहां का देखो एटम क्या होता है बेसिकली कि ये पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन उसको बोलते हैं जब चार्ज का डिफरेंस, चार्ज का सेपरेशन होता है। तो ये इस तरीके से यहां पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, ये पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, यहां नेगेटिव लीव कर जाएगा। तो जैसे ही ये पॉजिटिव इसके पास लगेगा तो कुछ ऐसे हो गया, और जब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा। अब आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है, डबल बॉन्ड आया हुआ है। तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोल रहे थे, इन, बट कहीं पर अगर OH आ जाए और ये ई लगा हुआ है तो लगभग सारे बच्चे जानते हैं कि उसको हम ऑल कर देते हैं और ये बन जाता है इनॉल फॉर्म। और क्योंकि यहां पर आप कहेंगे सर यहां एल्डिहाइड ग्रुप था, लेकिन एक्चुअली में ये जो लिंक है ना उसको कीटो लिंक मानते हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं कीटो फॉर्म। तो दो फॉर्म होती हैं, ध्यान रखना, कीटो एंड इनॉल, कीटो एंड इनॉल फॉर्म। अब आप लोग यहां पर देखेंगे तो इन दोनों में से विच वन इज द मोर स्टेबल, पहला क्वेश्चन ये है। तो ज्यादातर केसेस में जो कीटो फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल होती है, लेकिन कहीं कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो इनॉल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है। बट आप लोग यहां देख रहे हैं कि यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म में स्टेबिलिटी पूछ ले तो ये जो फॉर्म है वो वापस अपनी पोजीशन को गेन करके इसमें कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द इनॉल फॉर्म इन दैट केस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ये भी चेक करना है कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। अभी आ रहा हूं उस क्वेश्चन पर भी, हर पॉइंट जो मैं आपको बोलूंगा वो एकदम से समझाऊंगा कि इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मैं इसमें देखूं तो वन इज मोर स्टेबल देन दी सेकंड, बिकॉज आफ्टर सम टाइम्स आप लोग देख रहे हो ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी फॉर्म, ठीक है। ये कुछ ऐसे आएगा, फिर ये कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ वापस अपनी जैसे पुरानी स्टेट है उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द इनॉल फॉर्म। एक और चेक करते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं क्या इसमें टोटोमेरिज्म होगी, नहीं होगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा देख रहे हो आप लोग, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन तो क्या है हमारे पास 6। जो फंक्शनल ग्रुप से पहले वाले कार्बन लगे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अल्फा, और जो हाइड्रोजन है वो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन माने जाते हैं। सेम कंडीशन होगी और यहां से भी एटम शिफ्ट हो जाएगा। एटम शिफ्ट होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, तो इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना, कीटो फॉर्म, और इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, कीटो एंड इनॉल फॉर्म, ठीक है। अब आप लोग यहां पर भी देखेंगे तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसकी वजह से ये जो है मोर स्टेबल कीटो फॉर्म है। दूसरा देखिए, अब नाइट्रो कंपाउंड की बात करें, जैसे मान लो एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो कार्बन से डिसाइड होता है कि कितना डिग्री नाइट्रो ग्रुप है। अब जिस कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप लग रहा है वो कार्बन 3 के सराउंड में आ रहा है, इसलिए 3 डिग्री नाइट्रो ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं क्या ये टोटोमेरिज्म होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका जो कार्बन है इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आप कहेंगे कि अल्फा कार्बन तो है बट कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन नहीं है। ड्यू टू द रीजन यहां पर टोटोमेरिज्म नहीं होगी, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं क्या यहां पर टोटोमेरिज्म होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, यहां पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, तो ये एटम इस पे शिफ्ट हो जाएगा,
क्योंकि ये चार्ज का सेपरेशन होगा ड्यू टू द रीजन ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो, जैसे आपने एसिड देखा था ना, एसिटिक एसिड, उसकी तरह फॉर्म बन जा रही है ये वाली, क्योंकि OH। तो कहने का मतलब इसको हम नाइट्रोफॉर्म बोलते हैं। इस वाली जो न्यूट्रल फॉर्म होती है इसको हम नाइट्रोफॉर्म बोलते हैं, लेकिन जिस पर OH लग जाता है उसको ऐसी फॉर्म बोलते हैं। एसिड वाली फॉर्म जानते हो ना, ऐसी फॉर्म। मतलब एक हमारे पास हो गई नाइट्रोफॉर्म, दूसरी वाली हो गई ऐसी फॉर्म। ठीक है, जैसे आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का करते थे ना कि चार्ज का जो सेपरेशन होता था वो 50-50% होता था। जो मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा रखा है आज की डेट में उसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर भी ये OH आ सकता है, ठीक है ना, इसकी वजह से इसको ऐसी फॉर्म बोलते हैं। दूसरा ये नाइट्रोफॉर्म एंड ऐसी फॉर्म। नाइट्रोफॉर्म ज्यादातर केसेस में 98% केसेस में मोर स्टेबल होती है देन दी ऐसी फॉर्म। बट ऐसी फॉर्म केवल एक ही कंडीशन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो वहां पर ऐसी फॉर्म मोर स्टेबल होती है, ध्यान रखना, देन दी नाइट्रोफॉर्म। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। अगर मान लो इन तीनों में आपसे क्वेश्चन स्टेबिलिटी का पूछा जाए तो कौन बच्चा बताएगा इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी से बताने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको हम कैसे लगा रहे थे। जल्दी से बताएं सारे बच्चे, इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? हम लोग उस लेवल की टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको एग्जाम में जब भी टोटोमेरिज्म का क्वेश्चन आए तो आप बड़े आसानी से इसको लगा पाओ वहां पे। ठीक है, उसको थोड़ा सा और आगे की चीजों को पढ़। हेलो गाइस, हेलो। आ गई ना नॉनी वॉइस? देखो, हाँ, ऐसे ही बता दिया करो थोड़ा सा, ठीक है? ठीक 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 ठीक। हाँ, देखो, आ, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग। सारे बच्चों ने लगभग आंसर किया है। हम लोग हर चीज को एक बार डिस्कस करेंगे बड़े आराम से। मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूट्रल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर, सॉरी, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होती है इनॉल फॉर्म से। बट यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, चिलेशन हो रहा है। कैसे, वो आप देखिए। मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ये ए बी सी मेरे पास हाइड्रोजन है, तो बताइए विच वन इज दी मोर एसिडिक हाइड्रोजन।
तो लगभग सारे बच्चे जिन्होंने जीओसी की सारी क्लासेस कर रखी हैं वो सेकंडों में बता देंगे कि इनमें से कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्या आप लोग जानते हो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो दो से सराउंडेड है। ये वाला जो कार्बोनाइल मतलब हाइड्रोजन है वो दो कार्बोनाइल ग्रुप से सराउंडेड है। तो ये इसलिए अल्फा मतलब जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा एसिडिक है। तो बी वाला मोर एसिडिक है और जो ए और सी हैं वो दोनों बराबर हैं, ये एसिडिक है। तो मतलब इससे हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, पहली चीज। दूसरा क्या है कि यहां पर चिलेशन हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे केस देखने पड़ेंगे कि कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। यहां पे 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर्ड चिलेशन हो जाएगी और रिंग बनाएगा, ध्यान रखना, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो 3 होगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन बताएं मैंने आपको, यहां पर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहा हूं, सबसे ज्यादा 3 होगा। फिर आप कहेंगे सर ये होना चाहिए, यहां भी तो रिंग बनेगी, यहां भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो मैं कहूंगा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि जब मान लो यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, जिस फॉर्म में यहां से हाइड्रोजन निकला उसी समय यहां से निकलना चाहिए था, जो नहीं निकला है। तो इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये अनस्टेबल रहेगी ये फॉर्म, ठीक है। तो फिर मेरे पास कौन सा हो गया? 1 हो गया। फिर मेरे पास कौन सा हो गया? 2 हो गया। तो ये जिस बच्चे का भी आंसर है वो बच्चा बिल्कुल सही है। और जिस बच्चे ने कोशिश की है, तो मैं बार बार कहता रहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो कुछ नहीं करते उनकी बड़ी हार हो जाती है कई बार। तो इसलिए आप लगे रहें, प्रैक्टिस करते रहें। एक फेज जरूर ऐसी आएगी आपका कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूं लेकिन आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये आंसर होगा 312। जिस बच्चे का भी आंसर ये सही है वो सही है। और दूसरी वाली बात, इसका एक अपना कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसमें स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, टोटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आजकल ये देखा गया है क्वेश्चन 15 से लेकर के क्या 14 से जब भी आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है तो पोजीशन या स्ट्रक्चरल वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है, या तो मेटामेरिज्म या फिर टोटोमेरिज्म। बात चल रही है यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो नोट बताता हूं मैं आपको। ब्रिजिंग alpha carbon hydrogen not consider as a for a tautomerism। for a tautomerism, ब्रिजिंग अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नॉट कंसिडर एज ए टोटोमेरिज्म। इसका मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन ब्रिज का आ चुका है और ब्रिज में अगर हम लोग देखें कि टोटोमेरिज्म होगी नहीं होगी तो वो कंसिडर आपको नहीं करने। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताइए क्या टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, क्या इस क्वेश्चन में टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। तो ध्यान रखना इसमें टोटोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि ये अल्फा है, ये भी अल्फा है और इसके साथ हाइड्रोजन भी है, बट यहां पे टोटोमेरिज्म नहीं होगी क्योंकि ये जो दोनों अल्फा कार्बन हाइड्रोजन हैं वो ब्रिज पे जुड़े हुए हैं, ब्रिज पे जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां पर टोटोमेरिज्म नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लो आपसे कोई पूछे क्या यहां पर टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, तो देखिए बगल वाले को, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके बगल वाले को हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है, ये अल्फा बोला जाता है। तो यहां तो ये ब्रिज में आ रहा है इसलिए ये काउंटेबल नहीं होगा, बट यहां पर होगा, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्म बन जाएगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी,
इसकी जो टोटोमेरिज्म फॉर्म है, इसकी टोटोमेरिज्म फॉर्म ये होगी ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कीटो फॉर्म है, दैट विल बी द इनॉल फॉर्म। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कहीं कहीं ब्रिज पे तो नहीं आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछे क्या इसमें टोटोमेरिज्म पॉसिबल होगी, चलिए बताइए, क्या इसमें टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी? कौन बच्चा बताएगा क्या इस मॉलिक्यूल में टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी? बताओ, क्या इस मॉलिक्यूल में टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ, तो इसमें नहीं होगी ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये अल्फा कार्बन पर दोनों फिनाइल आ गए, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन फ्री नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं होगी। और यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, बट ये क्या है, ब्रिजिंग है, इसलिए काउंटेबल नहीं है। ब्रिजिंग अल्फा कार्बन हाइड्रोजन काउंटेबल नहीं होते हैं टोटोमेरिज्म के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल्स टोटोमेरिज्म नहीं देगा। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर हमारी टोटोमेरिज्म खत्म हो जाएगी इसी के साथ। और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलो बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल्स टोटोमेरिज्म देगा या नहीं देगा? क्या ये मॉलिक्यूल्स टोटोमेरिज्म देगा या नहीं देगा? हाँ, तो देखो ये वाला मॉलिक्यूल्स टोटोमेरिज्म देगा, क्योंकि यहां पर कोई ब्रिजिंग वगैरह नहीं देख रहे हैं हम लोग, तो ये तो साइक्लो वाला है। तो इसमें जो अगली वाली फॉर्म है, देखो यहां ये कार्बन है, इससे अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट होते रहेंगे और हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के ये बन जाएगा। ठीक है, अब इस केस में अगर देखें कि विच वन इज द मोर स्टेबल, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ 1 और 2 में विच वन इज द मोर स्टेबल, तो कौन बच्चा बताएगा विच मॉलिक्यूल्स इज मोर स्टेबल? विच वन मॉलिक्यूल्स इज मोर स्टेबल? कौन बच्चा बताएगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा। और टाइप करो सारे बच्चे। चलो एक दो बच्चों का ये आंसर आ रहा है, जल्दी से टाइप करो फटाफट। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है सारे बच्चों का। सेकंड वाला क्या होगा, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ चुका है, लगभग सारे बच्चे जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको एरोमेटिक एक बार और करा दूंगा। तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर है, इसमें क्या होगी, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बेसिकली मोर स्टेबल है, तो सेकंड वन इज द मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ ही हमारी टोटोमेरिज्म खत्म हो गई। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को लेकर के। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे। आइसोमेरिज्म ध्यान रखिएगा, आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती है। एक को होती है स्ट्रक्चरल और एक होती है स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक स्टैंडर्ड नेम और होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, ध्यान रखना, आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये जो हैं इसके कई सारे टाइप्स थे जो हमने किए थे, इसके सारे टाइप खत्म हो गए हैं, ध्यान रखना। जैसे पोजीशन था एक, फिर चेन आइसोमेरिज्म था,
फिर रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोल देते हैं कई बार, फिर फंक्शनल आइसोमर्स था, फिर मेटामेरिज्म था, और एक जो है अभी हमने किया टोटोमेरिज्म था। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये सारे के सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, ध्यान रखना। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर मैं स्टीरियो की बात करूं, हाँ अभी उमा उस पे नहीं पहुंचे हैं जिस पे आप बोल रहे हो। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग, ये मेटामेरिज्म था, ठीक है, ये वाली जो आइसोमेरिज्म थी वो थी हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो की अगर हम बात करें तो टू टाइप की होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक को बोलते थे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरे वाले को बोलते थे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म थी, ध्यान रखना वो टू टाइप की होती है। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक चीज जो विशेष ध्यान रखने वाली है आपको, यहां पे अगर क्वेश्चन, अब इस वाले पोर्शन पे हम बात करेंगे, जो भी एक दो दिन लगेंगे क्लासेस वो करेंगे इसमें, और आपको भी सारी क्लासें लेनी है ताकि ये वाला पोर्शन आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाए। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग ये कर रहे हैं, इसके मैंने टाइप तो लिख दिए कि जो टू टाइप होते हैं, एक को कॉन्फ़िगरेशनल बोलते हैं, एक को कन्फर्मेशनल बोलते हैं। बट अगर क्वेश्चन आ गया कि बताओ इनमें से कौन सा वाला स्टीरियो का पार्ट नहीं होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर इस वाले को ही आपको टिक लगाना है कि ये स्टीरियो का पार्ट नहीं है। अब आप पूछेंगे कि जब पार्ट ही नहीं है तो मैंने क्यों लिख रखा है इसको कि ये टू टाइप की होती है। इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, कई सारे रिप्रेजेंटेशन चलेंगे, उसमें दो रिप्रेजेंटेशन मेन होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक को बोलते हैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। तो जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है, ध्यान रखना, वो 2 डायमेंशनल में होता है और जो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन होता है वो 3 डायमेंशनल में होता है, जिसकी वजह से एक भी अगर 2 डायमेंशनल में आ जाता है तो उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इसकी जो खुद की डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे है कि जो एटम का अरेंजमेंट है वो 3 डायमेंशनल में स्पेस में डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम कंसीडर करके तो पढ़ रहे हैं, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ये तीनों ऑप्शन में दे दे आपको 1 2 3 और इसको भी दे दे चौथे में, और पूछे कि बताओ इनमें से विच वन इज नॉट टाइप ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो ध्यान रखना इसी को टिक लगा के आना है कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है वो 100% 3 डायमेंशनल नहीं हो पाने की वजह से इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं कईयों बार। ठीक है, अब चलिए मैं इस पे डिस्कशन पे आने से पहले इन दोनों के डिस्टिंग्विश आपको बताता हूं। इन पे तो हम डिटेल में करने वाले हैं सारी चीजों को 1 बाय 1 करके, लेकिन उससे पहले हमें इस पे देखना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है। तो देखिए, जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स हैं या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो 2 टाइप की होती है। वो 2 टाइप की होती है। एक को बोल रहे होते हैं हम लोग कॉन्फिगरेशनल और एक को बोल रहे होते हैं हम लोग कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल, ठीक है, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ कॉन्फिगरेशनल क्या होता है, तो जब कार्बन
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, सॉरी, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। लेकिन जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यानी कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। और कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको बोलते हैं हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया। तो हम बोलते हैं इट कैन नॉट रोटेट एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है इसलिए इसको हम रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलेंगे, इट कैन रोटेट। ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए ये रोटेट कर सकती है आइसोमेरिज्म। दूसरा वाला पॉइंट देखिए, रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, required more amount of energy which is not available at room temperature। ध्यान रखना, इसके लिए मोर अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती है। यहां पर बोलेंगे इट रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, less amount of energy which is available at room temperature। इसको सेपरेट करने के लिए थोड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। थोड़ी एनर्जी हमें कहां से ऑब्टेन हो जाएगी, मिल जाएगी रूम टेम्परेचर से। ठीक है, तो इस तरीके से। दूसरी वाली बात है कि जब डबल बॉन्ड होगा तो इसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, बट इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही बोलेंगे तीसरा वाला पॉइंट, इट कैन बी सेपरेट आउट। मतलब मान लो अगर दो आइसोमर्स हैं आपस में तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, बट यहां पर नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट। हेलो, अब वॉइस आ रही है? देखो, हाँ जी, वॉइस आ रही है। चलो, कोई बात नहीं है, चलता रहता है। ठीक है, बता दिया करो, ऐसे ही मैं तुरंत एकदम से बता दिया करूंगा। थोड़ा सा और आगे करेंगे, इसको ध्यान रखना। अब ये हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो कि डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को, ध्यान रखना। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे की बात करते हैं कि जो कॉन्फ़िग, इन दोनों में तो ये 3 पॉइंट हैं, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जब भी कोई पॉइंट पढ़ रहे हो आप, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि केमिस्ट्री का ही पढ़ रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर
कि उसको आपको ढंग से पढ़ना है, तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। नहीं तो ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं होने वाला एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमने इनके बीच में डिस्टिंग्विश पढ़ लिया है, जो भी होता है वो ये होते हैं जो आपने अभी लिखे होंगे। सेकंड थिंग, इसके अपने टाइप हैं, पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद उसमें चलेंगे। तो अब हम लोग कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अपनी एक कंडीशन है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां पे बनता है वो भी हमें देखना है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहली कंडीशन है, कंडीशंस हैं कुछ जो आपको समझनी है और लिखनी है, ध्यान रखना है ना। कंडीशंस नंबर 1, इसमें ध्यान रखना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब डबल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। दूसरा, एक एक करके सीखेंगे। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दूसरी कंडीशन ये होती है इसमें कि स्टीरियो सेंटर मस्ट बी डिफरेंट। जो स्टीरियो सेंटर होना चाहिए वो एक डिफरेंट होना चाहिए, ध्यान रखना। जो तीसरा वाला पॉइंट है, इसमें जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर। सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। इनको पहले एक एक कंडीशन को हम सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब जैसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड का आना, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का आना। जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये फिक्स, फिर घूमेगा नहीं। बात समझ रहे हो ना, फिर घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा, इसलिए बोलते हैं इसको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरा, स्टीरियो सेंटर मस्ट बी डिफरेंट। अब क्वेश्चन ये है कि भैया स्टीरियो सेंटर क्या होता है। अब इसमें जैसे मान लो मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल के लिए कि ये मेरे पास 2 ब्यूटीन है, देख रहे हो आप लोग, 1 2 3 4, ये मेरे पास 2 ब्यूटीन है। मैं क्या करूं, इसको यूं खींच दूं पकड़ के मॉलिक्यूल्स को, तो जब खींचूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, CH3 ये मैंने लिखा। मान लो आपने मॉलिक्यूल्स को, किसी ने मॉलिक्यूल्स को यूं खींचा और उसने कुछ ऐसे लिख दिया अपने हिसाब से, उसने कुछ ऐसे लिख दिया, तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि ये जो सिस फॉर्म नहीं बोली जाएगी, इसी को स्टीरियो सेंटर बोलते हैं, ध्यान रखना। स्टीरियो सेंटर होता है एक कार्बन पर 2 ग्रुप सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक कार्बन पर 2 ग्रुप सेम नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर मस्ट बी डिफरेंट। अब आप यहां देखेंगे कि स्टीरियो सेंटर कैसा है, डिफरेंट है। क्यों? इस कार्बन पर 2 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं और इस कार्बन पर 2 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो स्टीरियो सेंटर कैसा है, डिफरेंट। तो ध्यान रखना, दूसरी कंडीशन हमारी ये हो गई। तीसरी कंडीशन, सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। इसका मतलब होता है ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर मान लो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं है कहीं पर, तो वो सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, अनप्लेनर या नॉन प्लेनर। जैसे अभी देखते हैं इसको भी, पहले थोड़ा सा समझो। अगर 2 सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसको हम सिस बोलते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि एक फॉर्म, एक स्टीरियो सेंटर को चेंज कर देने पर फॉर्म बदल जाती है। तो मान लो मैं इस स्टीरियो सेंटर को चेंज कर रहा हूं, तो मेरे पास कैसा लिखा होना चाहिए, मेरे पास लिखा होना चाहिए CH3 ऊपर, H नीचे, और ये कुछ ऐसे। अब आप लोग देख रहे हो कि जो 2 ग्रुप हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हम इसको ट्रांस बोलेंगे। दिस इज नोन एज द ट्रांस।
तो जब कोई दो सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं उसको सिस बोल रहे होते हैं, और जो दो ग्रुप डिफरेंट साइड होते हैं तो हम उसको ट्रांस बोल रहे होते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे मान लीजिए ये प्लेनर क्यों हुआ, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि हम प्लेनर क्यों बोल रहे हैं। मैंने एक ट्रिक के लिए बता दिया, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, लेकिन फिर भी एक आध बच्चा थोड़ा सा जानना चाह रहा होगा कि इसका मतलब और क्या होता होगा। तो देखो, इसका मतलब होता है कि ये ईच कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बट अगर हमने एलीन का केस ले लिया, एलीन का केस ले लिया अगर हमने, तो एलीन के केस में हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे क्या ये जीआई है क्या, तो ये जीआई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये बीच वाला, ये sp हो चुका है, ध्यान रखना। sp मतलब आप ऐसे समझो कि ये एलीन का केस ऐसे है, मतलब प्लेनर नहीं है। प्लेनर होता तो यूं होता मॉलिक्यूल्स, बट अब ये बीच में sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया है, एक कार्बन पर 4 बॉन्ड आ गए हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है लीनियर यानी नॉन प्लेनर हो चुका है। ये प्लेनर प्लेनर, ये नॉन प्लेनर, जिसकी वजह से ये जीआई नहीं देगा, ध्यान रखना। क्यों? और आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, इसलिए ये जीआई नहीं देगा। ऑलवेज रिमेंबर, तो ये जीआई नहीं देगा। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए सिस्टम हमारे पास? हमेशा ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो मैं कुछ कंडीशंस करा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। बताओ, कौन बच्चा बताएगा क्या इसमें जीआई होगा या नहीं होगा? चलो बताओ, इसमें जीआई होगा या नहीं होगा? इसमें जीआई होगा या नहीं होगा? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बताओ, 5 मिनट डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है फिर दोबारा वॉइस गई, जाने वाली है। जल्दी बताओ फटाफट। और अब ये लास्ट होगी, जैसे ही वॉइस चली जाएगी वैसे ही आज की क्लास हो जाएगी। तो देखो, ये इसमें 1 2 3 3 डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ये जीआई देगा, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो ये जीआई देगा, बाकी कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके आगे की चीजें कल डिस्कशन करते हैं, आज यहीं तक सही है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच।